Hello students, today we will start lecture number 9th of electrochemistry. आज हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर कैसे करते हैं वो देखना है। सेल पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से मेजरमेंट्स करते हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सब के बारे में अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि ये होती क्या है उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और सेल पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है। इन सब के बारे में, इन सब का जो थ्योरेटिकल नॉलेज था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इस वीडियो लेक्चर में हमने कैलकुलेशन वर्क करना है, ठीक है ना। हमने अपने कंसेप्ट को अप्लाई किस तरह से करना है वो देखना। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब अटेंटिव होकर बैठ जाएं, अपने कॉपी पेन निकाल लें। हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा इनको देख लें। फर्स्ट है मेटल एंड मेटल आयन हाफ सेल, मेटल एंड मेटल आयन हाफ सेल। सेकेंड है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आयन हाफ सेल। थर्ड वन इज आयन हाफ सेल। हाफ सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक जो रिडॉक्स रिएक्शंस है उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2। वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, सेकंड इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है। तो अगर हम सिर्फ एक को कंसीडर करेंगे तो वो हाफ सेल होगा, हाफ रिएक्शन होगा, हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से हम इनको नेमिंग्स देंगे। तो मेटल आयन हाफ सेल में जैसे हमने एग्जांपल ली, जैसे कॉपर, हमने मेटल यहां पे कंसीडर किया कॉपर। सपोज हमने कॉपर लिया है। अब ये जो डोनेशन होती है ना, किस तरह से डिनोट करते हैं कि वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब कॉपर के पास टेंडेंसी है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड कॉपर का इलेक्ट्रोड था, कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रोड था, जैसे ही हमने इसको सोल्यूशन में डिप किया इसी के आयंस के सोल्यूशन में, तो सॉलिड कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और सॉलिड कॉपर सोल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ आयंस शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं ये उस इलेक्ट्रोड के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्शन है वो ये है कि सॉलिड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम नॉन मेटल आयन हाफ सेल की एग्जाम्पल ले तो हम सपोज नॉन मेटल ब्रोमीन ले लेते हैं, ब्रोमीन। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है कि जो ब्रोमीन गैस एटम्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इस तरह से अगर डोनेट करना है तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और आयन हाफ सेल अगर हम देखें तो इसको कि दोनों अब आयंस के सॉल्यूशंस हैं। आयन हाफ सेल जो है इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं वो दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लाइक प्लेटिनम के। और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें आयंस होते हैं डिफरेंट चार्जेस के, ऑक्सीडाइज्ड ओवर रिड्यूस्ड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो फिर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन है आपको वो ये है कि बच्चे सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज ही करने हैं, या कौन से केसेस हैं जिनमें कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ये हमें कैसे पता चला है। और ये चले हम इन वाले हाफ सेल्स को यहाँ पर स्टडी नहीं करते, हम मेटल और नॉन मेटल तक ही रहते हैं। तो ये वाले जो सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो इसी वीडियो लेक्चर में आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है। हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो हमने उसको जब हमने समराइज किया था तो हमने कहा था कि एक जो सेल पोटेंशियल है ई सेल, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, अपनी फ्री एनर्जी को यूज करते हुए, हमें एक्सटर्नली पावर सप्लाई नहीं करना पड़ रहा। तो ऐसे सेल, ऐसे रिएक्शंस जिस सेल में होते हैं उसे गैल्वानिक सेल कहते हैं या वोलेटिक सेल भी कहते हैं। ई सेल यहां पर जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर ई सेल लेस देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमें एक्सटर्नली पावर सप्लाई देना होगी। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, इनमें जो ई सेल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला देखा था WMX इज इक्वल टू NFE। ये हमने सेल पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास WMax नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि वर्क हो रहा है ऑन सराउंडिंग, वर्क सराउंडिंग पर हो रहा है। जिस सेल में वर्क सराउंडिंग पर होता है, सराउंडिंग का मतलब है कि हमें फिर एनर्जी मिलती है, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है स्पॉन्टेनियसली और उसके रिजल्ट में सराउंडिंग पर रिएक्शन हुआ, सराउंडिंग पर वर्क हुआ और हमें एनर्जी मिली, तो वो गैल्वानिक सेल होता है, वोलेटिक सेल। गैल्वानिक सेल को वोलेटिक सेल भी कहते हैं। और अगर WMax पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है कि वर्क सिस्टम पर हो रहा है। सिस्टम यानी हमारा जो सेल है, हमने एक्सटर्नली पावर सप्लाई दी तो वर्क हमारा सेल के अंदर प्रोसीड हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब E पॉजिटिव होगा तो वो गैल्वानिक सेल है, लेकिन जब W वर्क पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर ले। फिर एक और हमने जो बात की थी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की थी, E0 की। ठीक है ना, जो E0 है ना, E0 ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब है कि वहां पर हो रही है रिडक्शन, वो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखता है। अगर यही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि वहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन। हमने रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का फाइंड किया है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है
तो उसका मतलब है कि उसके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम उसका साइन रिवर्स कर देंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये है चंद बातें जो आपको याद रखनी है। आज हमने इन्हीं से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, इनको मेजरमेंट किस तरह से करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है, लेकिन हम एक जो सिंगल इलेक्ट्रोड है इसके पोटेंशियल को कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हम कहें कि हमारे पास ये हिल है और इसकी हाइट 10 मीटर्स है, दिस इज रॉन्ग until we said that कि from sea level its height is 10 मीटर। तो हम सी लेवल, इसी तरह अगर हमारे पास सेल है और हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते जब तक हम एक एक स्टैंडर्ड को, एक रेफरेंस को जब तक यूज नहीं करेंगे। जैसे इस केस में हमने कहा कि ये जो सी लेवल है ये स्टैंडर्ड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड होगा, जो रेफरेंस होगा, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा और जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रोड होंगे। ये भी इलेक्ट्रोड होगा, ये भी इलेक्ट्रोड होगा। इस एग्जाम्पल में तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट सी लेवल है ना, और जिसको मेजर कर रहे हैं वो हिल है, दो डिफरेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसको मेजर कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोड है और जो रेफरेंस है वो भी इलेक्ट्रोड है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल जो है वो हम कहेंगे कि वो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट होगा, और इसका 0 नहीं होगा। 0 से नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। आज हमने ये मेजरमेंट्स करनी है। हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हमने ये मेजरमेंट्स करनी है। एक है हमारे पास के जो ई सेल है, यानी जो सेल का पोटेंशियल है। सेल 2 इलेक्ट्रोड्स से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रोड पर होती है ऑक्सीडेशन और सेकंड इलेक्ट्रोड पर होती है रिडक्शन। तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देंगे तो वो सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, अगर इन्हीं पे मैं ये नॉट वैल्यूज लगा दूंगी तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, यानी कि अब हम जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, और जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 मोलर है, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्योर हैं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस है। इस नॉट लगाने का मतलब है कि हम जो मेजरमेंट्स करेंगे वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है। ये हमारी मेजरमेंट्स इस फॉर्मूला के थ्रू हम मेजर करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूला में आप देखें कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हर मेटल का, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो एक्सपेरिमेंट करके मेजर कर लिया गया है। उसकी वैल्यूज आपको प्रिपेयर्ड मिल जाती हैं, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बुक पे बनी हुई होती है, वहां पर हर एलिमेंट की वैल्यू एक लिखी हुई होती है, उससे हमें पता चल जाता है। अब उन्होंने वो वैल्यू कहां से मेजर की है, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स से वो वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। सेकंड जो है वो ये है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वाला फॉर्मूला भी है। दोनों फॉर्मूलाज का मतलब एक ही है। या आप रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन वाले पोटेंशियल को माइनस कर दे तो वो भी सेल पोटेंशियल के ही इक्वल आए, या आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को ऐड कर दे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
ये दोनों फॉर्मूलाज को यूज, दोनों एक ही है, दोनों इक्विवेलेंट ही है। किस तरह से इक्विवेलेंट है हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे हम। आपने इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, कुछ में ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला, पता नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं। हम दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे हर न्यूमेरिकल में, हर प्रॉब्लम में। ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बच्चे याद करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, लेकिन जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें माइनस का साइन आ जाता है, बच्चे बस इसी से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबसे पहले ई नॉट मेजरमेंट्स करेंगे, ई नॉट मेजरमेंट्स करेंगे विथ SHE। हमारे लिए सिंपल है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल है ई नॉट वैल्यू है SHE की, ये 0.0 वोल्ट ही है, फिक्स्ड है ना, रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 ही है। तो सबसे पहले हम SHE के साथ मेजरमेंट्स करेंगे, हमारे लिए इजी है, फिर हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ बाद में जाएंगे। तो जैसे सपोज हमने एक मेटल लिया, जिंक मेटल लिया, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है। अब हम मेजर करना चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है। अब ऑफ कोर्स हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस में होता है, वो ऑलवेज कंपेयर्ड होगा विद अनदर। तो यहां पर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है और ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और अब हम इस अपने जिंक वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं होती। तो देखिए, हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास जिंक का है और सेकंड हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और सेकंड हाइड्रोजन का है। और हमने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यहाँ पर बैटरी लगाकर, वोल्ट मीटर लगाकर, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो ई सेल आती है वो आती है 0.76। अब ये वैल्यू कहां से आई? ये वोल्ट मीटर ने रीड करके हमें बताई कि इस पूरे सेल की, यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, कि इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो 0.76 है। सेल में एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, और वोल्ट मीटर ने कहा कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0.76 है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रोड जिंक का है और कौन सा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ये हमने लिटरेचर से ले ली, लिटरेचर वालों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो हमारे सामने रख दी इस सेल की, कि वो ये है। अब हमने जो बताना है वो ये है कि कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें से जिंक है और कौन सा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है। और फिर हमने बताना है कि जो इलेक्ट्रोड जिंक का है उस सिर्फ अकेले जिंक का पोटेंशियल क्या है, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो हमें पता है कि वो 0 ही है, और पूरे सेल का पोटेंशियल भी हमें पता है कि 0.76 है। ये वैल्यू हमें लिटरेचर से मिल गई है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पर कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक से मिलके बना है या हाइड्रोजन पे मिलके बना है, और जो एनोड वाला रिएक्शन है वो किससे मिलके बना है। और कैथोड पर रिडक्शन होती है, तो यहाँ पर जिंक की रिडक्शन हो रही है या हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो बताएं कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पहले इसका आंसर देंगे, फिर हम अपने इसमें पुट करके सिर्फ एक जिंक वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें, ये बताने के लिए कि जिंक और हाइड्रोजन
इनमें से जिंक और हाइड्रोजन में से कौन सा एलिमेंट टेंडेंसी रखता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टेंडेंसी रखता है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स? इसके लिए हमें जिंक और हाइड्रोजन की नेचर को देखना पड़ेगा। तो ये बताने के लिए कि जिंक और हाइड्रोजन में से कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखता है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखता है, जिंक और हाइड्रोजन की नेचर को स्टडी करना होगा। तो जिंक और हाइड्रोजन की नेचर को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला है कि जो जिंक है उसके पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जिंक के पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और एनोड होगा जिंक का। अगर जिंक एनोड का है तो कैथोड ऑब्वियो हाइड्रोजन का होगा। अब हमें ये कैसे पता चला कि जिंक के पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? वो हम जिंक की नेचर को देखेंगे, जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, जिंक की मेटालिक बॉन्डिंग को देखेंगे। ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करूंगी कि जिंक के पास एबिलिटी क्यों है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स या कॉपर के पास एबिलिटी क्यों है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीजें भी हम अभी देखेंगे। आप जो है अभी आप इस पॉइंट पर इसको मेमोराइज कर लें कि जिंक के पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एनोड है तो जो दूसरा है वो ऑब्वियसली कैथोड ही होगा। अब कैथोड पे होने वाला रिएक्शन रिडक्शन का होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, यानी हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है तो जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब हम अपने इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो हमारा फॉर्मूला है। हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं कि ई नॉट सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड पर अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता है, जो वोल्ट मीटर ने बता दी 0.76, और जो कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है इसकी 0, और माइनस जो एनोड है वहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी ई नॉट जिंक हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो ई नॉट जिंक आ जाएगा माइनस ई नॉट जिंक इज इक्वल टू आ जाएगा 0.76। अब इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो जो ई नॉट जिंक है ये आ जाएगा माइनस 0.76। तो देखें हमारे पास जो जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि वो रिडक्शन को फेवर करेगा, और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास जिंक का जो सिंगल इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल है 0.76 और वो भी नेगेटिव में। तो नेगेटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसके पास टेंडेंसी है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। ठीक है, तो अब इस नेगेटिव साइन से हमें पता चला है कि जहां भी हम जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसे यूज करेंगे तो उससे हम एनोड ही बनाएंगे। हमें लिटरेचर की वैल्यू से पता चल जाता है। अब इसी तरह हम एक कॉपर और हाइड्रोजन का केस देखते हैं। देखें अब कॉपर और हाइड्रोजन के साथ हम मेजरमेंट्स करेंगे। तो हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर का और सेकंड है हाइड्रोजन का। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है और दूसरा हाइड्रोजन का है। हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद लिटरेचर से जो हमें वैल्यू आई है इस सेल की वो है 0.34 वोल्ट।
हमने बतानी है कि कॉपर का जो सिंगल इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। उससे पहले ये बताएंगे कि कैथोड कॉपर का है या हाइड्रोजन का है और एनोड कॉपर का है या हाइड्रोजन का है। तो देखें, अब ये चीज भी आपको मेमोराइज करना होगी कि जो कॉपर है उसके पास एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये हम अभी इस मेजरमेंट के बाद इसका आंसर ही सबसे पहले देंगे कि जिंक के पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वाई, कॉपर के पास एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स वाई। तो अभी आप ये देखो कि जो कॉपर है उसके पास एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो कैथोड कॉपर का मिल्क कॉपर का होगा और जो एनोड है फिर ऑब्वियसली हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, अब कैथोड पे रिडक्शन होती है तो कॉपर की रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन। अब अगर हमने ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है तो वो होती है कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो ई नॉट सेल को 0.34 ये लिटरेचर से हमें पता चली है और वोल्टमीटर ने इसको मेजर किया है। अब कैथोड हमने फाइंड आउट करना है, यानी ई नॉट कॉपर और माइनस जो ई नॉट एनोड है वो 0 है। तब यहां पर देखें जो ई नॉट कॉपर आ रही है वो 0.34 आ रही और ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके पास एबिलिटी है रिडक्शन की, यानी इसके पास एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस फॉर्मूला में भी अगर आप पुट कर दो तो देखो ई नॉट सेल अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन जो है वो 0.34 आई है, 0.34 प्लस 0, तो ई नॉट जो है वो 0.34 ही आ जाती है। ठीक है, ये मत कहना कि सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। तो ई नॉट सेल अगर 0.34 है तो ऑक्सीडेशन 0.34 और प्लस 0 सेम ही चीज है, दोनों सेम है। तो अब हम तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो मेटल है उसके पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स या एक मेटल उसके पास एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हमें उस मेटल की नेचर को देखना होगा। हम यहाँ पर कॉपर और जिंक की एग्जांपल्स देख आए हैं। अब कॉपर और जिंक की थोड़ी सी नेचर को भी स्टडी कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि नेचर किस तरह से स्टडी करनी है मेटल्स की। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करने हैं और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों करने हैं। तो उसके लिए आपको उस मेटल का एक तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जो जिंक का एटॉमिक नंबर है जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो 30 है और जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है वो 29 है। हर मेटल की नेचर स्टडी करने के लिए एक तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सेकंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो जिंक है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि यहाँ पे ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर आगे 3d10 28 हो गए और 4s2 ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर का अगर देखें तो ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आगे 3d10 28 हो गए और 4s1। तो अगर अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर देता है तो इसके पास 2 प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो ये आती है। एंड दिस इज वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला सिस्टम या जो ये वाला प्रोसेस है ये इजीली हो सकता है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। अब यहां पर आप कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाओ, प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो 3d10। दिस इज आल्सो वेरी स्टेबल स्टेट।
ठीक है। 3 जो डी ऑर्बिटल है, जो डी सबशेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। देखिए ना, जो बेसिक केमिस्ट्री है वो तो आपको आती है ना, कि जो डी सबशेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। डी सबशेल पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए ये स्टेबल स्टेट है। लेकिन अगर यही कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन जब कर लेता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। एंड दिस स्टेट इज इवन मोर स्टेबल देन दिस। इससे ज्यादा कॉपर की ये वाली स्टेट ज्यादा स्टेबल है। देखो, डी सबशेल वो भी कंप्लीटली फिल्ड, एस सबशेल वो भी कंप्लीटली फिल्ड, तो ये स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इसलिए कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा बल्कि गेन करेगा। ठीक है। और जो जिंक है उसकी यही वाली स्टेट स्टेबल है, इसलिए जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में सिल्वर मेटल यूज करेंगे, कैडमियम यूज करेंगे, वेनेडियम यूज करेंगे, और भी जितने ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि हमें नहीं पता चलता कि इस ट्रांजिशन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो आपको नेचर को स्टडी करना होगा। या अगर आप नेचर डिस्कस नहीं करना चाहते तो आप सिंपली फिर मेमोराइज करेंगे चीजों को। ठीक है। आपको फिर मेमोराइज करना पड़ेगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। कुछ चीजें फिर आपको मेमोराइज करना होगी। तो हमारे पास जो ई नॉट सेल की जो सीरीज होती है, हमें जो लिटरेचर में मिलती है, वहां पर हर एलिमेंट का उन्होंने जो सेल का पोटेंशियल है वो SHE के साथ कंपेयर करके मेजर किया हुआ है। डिजिटल वोल्टमीटर से वैल्यू आती है और हम वहां से पता चल जाता है। एक इसकी भी सीरीज है, और ये जो ई नॉट है विच इज रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हर मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी हमें लिटरेचर से मिल जाती है। अब हम ई नॉट मेजरमेंट्स करने लगे हैं विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। इससे पहले जो हमने ई नॉट मेजरमेंट्स की थी वो विद SHE की थी। हमने जिंक मेटल लिया और दूसरा हाइड्रोजन, अगर कॉपर मेटल लिया तो दूसरा हाइड्रोजन। अब हम दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिफरेंट मेटल्स के लेते हैं, उसके साथ ई नॉट मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे सपोज हमने जो है वो कॉपर जिंक केस ले लिया, कॉपर जिंक सेल ये ले लिया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है और दूसरा जिंक का है। पहले तो हमने ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कॉपर का है, कौन सा जिंक का है। ठीक है। फिर वहां पर होने वाले रिएक्शंस लिखेंगे। फिर हमने जो कैलकुलेट करना है वो ई नॉट सेल, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमने इसका ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले हमने जो भी दो मेटल्स होंगे उनकी रिडक्शन करवा देनी। कॉपर है तो उसकी भी रिडक्शन करवा देनी है। ठीक है। कॉपर आ जाएगा। जिंक है तो उसकी भी रिडक्शन करवा देनी। अब रिडक्शन क्यों करवानी है? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डेवलप की गई है। हर मेटल का जो पोटेंशियल है वो मेजर किया गया, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया गया, यानी कि उसके पास कितनी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपल है कि उसी के साइन को रिवर्स कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। इसलिए हमने जो भी मेटल यहाँ पर होंगे पहले उनकी रिडक्शन करवाना जरूरी है। फिर हम अपने उस सीरीज को देखेंगे तो कॉपर के केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो प्लस 0.34 वोल्ट है, और जो जिंक के पास हमारे पास वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट है। ये वैल्यूज कहां से आई हैं? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में हर मेटल का उन्होंने मेजर करके दिया हुआ है। ये वाला जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि उसके पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास सबसे एग्जांपल है जिंक कॉपर सेल की।
एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है। हमने ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जिंक का है और कौन सा इलेक्ट्रोड कॉपर का है। हमारे पास जो भी मेटल्स गिवन होंगे, सबसे पहले तो उनकी आपने रिडक्शन करवा देनी। जिंक को रिड्यूस करवा दिया तो हमारे पास ये आ गया। रिडक्शन क्यों करवानी है? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है जो हमें लिटरेचर से मिलती है। ये जो ई नॉट वैल्यूज है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज का जो टेबल है उसमें रिडक्शन वैल्यूज लिखी हुई होती है कि मैटर के पास टेंडेंसी क्या है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि वो इजीली रिड्यूस कर देगा, और अगर उस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो रिड्यूस नहीं होगा बल्कि ऑक्सीडाइज होगा। सिंपल। तो अब इस जिंक कॉपर का मतलब है कि जिंक जो चीज ऑक्सीडाइज होगी उसे हमने पहले लिखना है और जो चीज रिड्यूस होगी वो बाद में लिखनी है। ठीक है, जिंक कॉपर का मतलब ये है। यहां पर हमने इन दोनों को रिड्यूस इस वजह से करवाया है क्योंकि हमारे पास जो ई नॉट वैल्यूज है लिटरेचर में, जिंक के रिडक्शन की पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो -0.76 वोल्ट है, और अगर कॉपर को रिड्यूस करवाना है तो उसकी वैल्यू है +0.34 वोल्ट। ये हमें लिटरेचर से मिल गई। ठीक है, अब अगर हमने ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है इसका हमें उन्होंने ई नॉट सेल फाइंड आउट करने का कहा है। तो ई नॉट सेल इज सिंपल कैथोड माइनस एनोड। तो जिसका ई नॉट पॉजिटिव है वहां पर होगी रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है वो कैथोड होता है, और जिसका ई नॉट नेगेटिव है वहां पर होगी ऑक्सीडेशन। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है उसका नाम एनोड है। तो अब कैथोड माइनस एनोड, तो 0.34 माइनस -0.76, तो हमारे पास जो ई नॉट सेल आ जाएगी वो 1.10 वोल्ट आ जाएगी। प्लस में आई है, इस प्लस का मतलब है कि ये वाला जो सेल है जिंक कॉपर सेल, ये जो जिंक कॉपर सेल है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये गैल्वानिक सेल है, इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, अगर अब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो यहां पर अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, इस फॉर्मूला को भी आप इजीली यूज कर सकते हो। तो देखो ई नॉट सेल फाइंड आउट करने के लिए कि ये वाला जो जिंक का है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर इसका साइन रिवर्स कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर +0.76 एंड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का 0.34। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.10 वोल्ट ही आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम ही आता है। तो ये जो जिंक कॉपर सेल है, इस तरह से जो मेटल्स लिखे हुए होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो पहले जो मेटल लिखा है कि उसने ऑक्सीडाइज होना है, और जो बाद में लिखा है उसका मतलब है कि उसने रिड्यूस होना है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने जिंक कॉपर सेल देखा, अब अगर हम कॉपर जिंक सेल देखें, अगर हमें कॉपर जिंक सेल का ई नॉट फाइंड आउट करने का कहा है तो वो देखें। जो भी गिवन मेटल्स है सबसे पहले उनको रिड्यूस करवा देना है। रिड्यूस क्यों करवाना है? क्योंकि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज लिटरेचर से मिलती हैं। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +0.34 वोल्ट है, और जिंक को भी अब आपने रिड्यूस करवा देना है। इसकी जो वैल्यू है वो -0.76 है वोल्ट है। तो देखें, तो अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वहां पर हो रही है रिडक्शन, और वो है कैथोड। और अगर ई नॉट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और वो है एनोड। अब इस कॉपर जिंक सेल का मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो कंडीशंस थी ये थी जिंक कॉपर सेल के लिए। ठीक है ना,
कि जिंक ने ऑक्सीडाइज होना था और कॉपर ने रिड्यूस होना था, लेकिन अब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब हम कॉपर जिंक सेल की बात कर रहे हैं। कॉपर जिंक सेल में हमने हर सूरत कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाना है, कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और जिंक की रिडक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज कर दी है, ठीक है ना। अगर यही जिंक कॉपर लिखा होता तो जो मेटल पहले लिखा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो मेटल बाद में लिखा हुआ होता है वो रिड्यूस होता है। लेकिन अब हमने कॉपर जिंक कर दिया है। अब कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है और जिंक की रिडक्शन होनी है। तो देखिए, अब कॉपर जिंक सेल में कॉपर की होगी ऑक्सीडेशन, यानी अब कॉपर हो जाएगा एनोड और जिंक हो जाएगा कैथोड। अब अगर हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो ई कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड है जिंक माइनस 0.76 और माइनस एनोड है प्लस 0.34। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल, ये आ जाएगा माइनस 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो ई नोट की वैल्यू है ये नेगेटिव है, नेगेटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अब अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करना चाह रहे हैं तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। देखो, अब यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 है, लेकिन अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाना है तो ये सिंपल साइन रिवर्स कर दो, ठीक है। और प्लस जो रिडक्शन है वो जिंक पर हो रही है, तो जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस 0.76 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अभी भी जो ई नॉट सेल आया है वो 1.10 वोल्ट है। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इस चीज को शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब यहां पर आपने याद रखना है, जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि जो जिंक कॉपर सेल है, जो जिंक कॉपर सेल है ये हमारे पास गैल्वानिक सेल है, लेकिन जो कॉपर जिंक सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। यहां पर हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल्स और हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास एक कैडमियम सिल्वर सेल है, ठीक है, कैडमियम सिल्वर सेल है और इसका हमने ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। तो जो भी गिवन मेटल्स होंगे सबसे पहले उनको उनकी रिडक्शन करवा देनी। तो कैडमियम की रिडक्शन इक्वेशन ये है, ठीक है, और सिल्वर की जो रिडक्शन इक्वेशन है वो ये है। अब सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया है और कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों किए हैं, इसके लिए हमें इन मेटल्स की नेचर को स्टडी करना होगा। तो आपको इसलिए आप इसको मेमोराइज ही कर लें। तो लिटरेचर से हमने देखा कि जो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है माइनस 0.40 वोल्ट्स और जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हमें ये पता चला कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसके पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडाइज होने की। तो यहां पर होगी इसकी ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन होती है हमेशा एनोड पर। और अगर रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसकी होगी रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा होती है कैथोड पर। तो अगर अब हम इसका ई नॉट सेल फाइंड आउट करें कैडमियम सिल्वर सेल का, तो कैथोड माइनस एनोड, तो हमारे पास प्लस 0.80 माइनस इंटू माइनस 0.40। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट सेल आएगी 1.20 वोल्ट। अब ई नॉट सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो कैडमियम सिल्वर सेल है ये गैल्वानिक सेल है, ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखो वो, अब आप देखो कि जो नेगेटिव कैडमियम के जो ऑक्सीडेशन
इसलिए यहाँ पर कैडमियम की वैल्यू पुट की जाएगी। तो जो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.40 है, लेकिन जो कैडमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सिंपल हम साइन रिवर्स कर देंगे, 0.40 आ जाएगा। और प्लस अब रिडक्शन हो रही है सिल्वर की, तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.80 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.20 वोल्ट ही आ जाएगा। अब अगर हम कैडमियम सिल्वर सेल की बजाय, अब देखो अगर हम सिल्वर कैडमियम सेल देखें तो इसकी नेचर देखते हैं। सिल्वर कैडमियम सेल में हमारे पास जो कैथोड होगा उस पे रिडक्शन होती है कैथोड। अब ये जो सेकंड टर्म होती है इसकी रिडक्शन होती है तो वो कॉपर का होगा, और जो एनोड है ये सिल्वर का होगा। अब अगर हमने ई नॉट सेल फाइंड आउट करनी है तो कैथोड माइनस एनोड, तो जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0, कॉपर का वो -0.40 है, और माइनस एनोड अब सिल्वर है तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -1.20 वोल्ट आएगी। नेगेटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और ये वाला जो सिल्वर कैडमियम सेल है, सॉरी यहाँ पर कैडमियम यूज होना था, जो सिल्वर कैडमियम सेल है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी हम यूज कर लेंगे कि अब यहां पर एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होती है रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है इस केस में तो वो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 है, फिर सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो -0.80 होगा, एंड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, इस केस में रिडक्शन हो रही है कैडमियम की, तो कैडमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.40 है, यहाँ पर -0.40 पुट कर देंगे तो ये -0.80 -0.40 -1.20 वोल्ट आ जाएगा। दोनों तरह नेगेटिव साइन, दोनों ही तरह नेगेटिव आ रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब यहां तक हमने सिंपल एग्जांपल्स देखी। पहले हमने SHE के साथ इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल मेजर किए, फिर हमने 2 एग्जांपल्स ली, एक जिंक कॉपर की और एक कैडमियम सिल्वर सेल की, दोनों तरह रिवर्स करके हमने देखा किस तरह से आता है। अब अगर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से हमारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ई नॉट मेजरमेंट्स देखी थी। अब हम थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि अब वोलेटिक सेल हाउसेस रिएक्शन बिटवीन एक्वस बोरोमीन एंड जिंक मेटल, रिएक्शन उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और ई नॉट सेल भी गिवन है और ई नॉट जो जिंक है ये भी गिवन है, और हमें ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सेल जो है वो वोलेटिक है, वोलेटिक सेल गैल्वानिक सेल को ही कहते हैं। अब देखिए जो गिवन है उसमें जो ई नॉट सेल है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो सेल है ये गैल्वानिक है, रिएक्शन ये वाला स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। रिएक्शन में आप देखोगे तो जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी इस रिएक्शन में जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होती है एट एनोड। और सेकंड आप देखो ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, और रिडक्शन हो रही है एट द सरफेस ऑफ कैथोड, और जो पोटेंशियल्स हैं वो भी गिवन है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, यही वाला फॉर्मूला है ना। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि जो ई नॉट सेल है
ये हमें गिवन है। अब ई नॉट जो कैथोड पर है वो ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर ई नॉट इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ब्रोमाइड आयन बन रहा है, फिर स्लैश लगाते हैं और रिएक्टेंट, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह जब हम एनोड को लिखेंगे तो ई नॉट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है जिंक आयन ओवर जिंक। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो 1.83 है, और जो ई नॉट ब्रोमीन की है ये हमने फाइंड आउट करनी है, और जिंक की गिवन है -0.76, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1.83 माइनस 0.76 जब इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अगेन हो जाएगा। तो हमारे पास जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो 1.07 आती है। ठीक है, ये ब्रोमीन की वैल्यू आती है। तो अब देखिए, जो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, यानी इसके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो Br2 है इसके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो ब्रोमाइड आयंस होते हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं एट द सरफेस ऑफ एनोड। ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन का जो Br2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, Br2 के पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो ब्रोमाइड आयन है इसकी अगर हम बात करें तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी हेलाइड आयंस हैं, हमने ये पहले भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात की थी कि ये वाले जो हेलाइड आयंस हैं इनके पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे हेलाइड आयंस ऑक्सीडाइज ही होते हैं। लेकिन अगर Br2 Cl2 I2 आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, इस की पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या, वोलेटिक सेल बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन एक्वस ब्रोमीन एंड वैनेडियम आयंस हैज ई नॉट सेल अब गिवन है और रिएक्शन भी गिवन है। व्हाट इज ई नॉट वैनेडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना और ब्रोमीन का दिया हुआ है। अब ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लो सबसे पहले। तो जो ब्रोमाइड ये जो Br2 ब्रोमीन है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, Br2 के पास एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, और रिडक्शन होती है कैथोड की सरफेस पर। अब जो रिएक्शन रह गया है ये वैनेडियम आयंस और वाटर और हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन, और ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाले जो पॉइंट्स रह गए हैं हम इनको लिखते हैं जैसे वैनेडियम प्लस वाटर, और ये वैनेडियम आयन में कन्वर्ट हुआ है और हाइड्रोजन आयन रिलीज किए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होती है एनोड की सरफेस पर। देखो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि जो Br2 है इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, यानी Br2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। 0 से -1, यहाँ पर ब्रोमीन का -1 हो चुका है, तो 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। स्टार्ट में पढ़कर आए हैं ना। इसी तरह वैनेडियम को देखो, यहाँ पर जो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अब वैनेडियम का ये जो 2 पॉजिटिव है ये इसका ओवरऑल चार्ज है। अब अगर हमने वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो वैनेडियम को x करेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू, अब ये जो ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज है इज इक्वल टू के बाद हम नेट चार्ज लिखते होते हैं। ठीक है, पहले वाले लेक्चर्स आप भूल तो नहीं आए ना। 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर जो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 है, तो 3 से 4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज
ऑक्सीडेशन, तो इसलिए यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन। तो अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो अब कैथोड पर हम लिखेंगे कि ई नॉट Br2 ओवर Br नेगेटिव प्लस ई नॉट और O2 पॉजिटिव ओवर V3 पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल विच इज गिवन 1.39 इज इक्वल टू ब्रोमीन का भी गिवन है 1.07 एंड माइनस ई नॉट VO2 पॉजिटिव ओवर V3 पॉजिटिव, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो 1.39 माइनस 1.07 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो 0.32 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट VO2 पॉजिटिव ओवर V3 पॉजिटिव। अब ये जो माइनस है ये इधर वैल्यू के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो ई नॉट VO2 पॉजिटिव ओवर V3 पॉजिटिव है, यह देगा माइनस 0.32। अब देखो जो वेनेडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास टेंडेंसी नहीं है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी नहीं है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी है, इसलिए वेनेडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है। ये जो VO2 पॉजिटिव स्पीशी है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी ई नॉट सेल हमने फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास ये रिएक्शन, ये सेल नोटेशन है कि सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वोलेटिक सेल को, और हमारे पास एल्यूमिनियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी गिवन है और आयरन का भी गिवन है, और इस सेल का रिएक्शन ओवरऑल क्या है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले जो टू गिवन मेटल्स होंगे उनकी आपने रिडक्शन करवा लेनी। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमने इसकी रिडक्शन करवा लेनी, ठीक है। इसी तरह सेकंड आयरन रिडक्शन क्यों करवानी है, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की है। ये जो वैल्यूज है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की है, इसी का साइन जब रिवर्स कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने इसकी रिडक्शन करवा लेनी है जो भी टू गिवन मेटल्स होंगे। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है एल्यूमिनियम का वो है ई नॉट एल्यूमिनियम का है -1.66 और जो आयरन का है वो है -0.44 वोल्ट्स। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है उसका मतलब है कि उसके पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि उसके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर दोनों ही नेगेटिव आ गए हैं तो फिर आपने ये देखना है कि जिसका जो वैल्यू स्मॉल है 1.66 और 0.44 में से 0.44 वैल्यू स्मॉल है, ठीक है। तो -0.44 ये लेस नेगेटिव है और जो -1.66 है ये मोर नेगेटिव है। तो अब जो लेस नेगेटिव है यानी कि वो थोड़ी पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो वहां पर होगी रिडक्शन, इसलिए आयरन की होगी रिडक्शन और एल्यूमिनियम की होगी ऑक्सीडेशन। तो अब हम ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो अब हमारे पास जो रिडक्शन है वो कैथोड पे होती है, तो आयरन वाला कैथोड होगा। यहाँ पर हम कैथोड वाले की वैल्यू पुट करेंगे -0.44 एंड माइनस इंटू -1.66। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -0.44 प्लस 1.66 आंसर आएगा
प्लस 1.22। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है और जो सेल है वो वोलेटिक सेल है। अब नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज सेल रिएक्शन। इस सेल का भी जो रिएक्शन है वो भी हमने लिखना है। तो देखें, हमारे पास एल्यूमिनियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर तो हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा था। अब एक्चुअल में सेल में एल्यूमिनियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो एल्यूमिनियम को रिड्यूस करवा दो, 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक गैल्वानिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। जब हम गैल्वानिक सेल पढ़ेंगे उसमें मैं इसको भी आपको डिटेल से समझा दूंगी। इसमें जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी उसे पहले लिख देना और जो रिड्यूस होगी इसको बाद में लिख लेना। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्यूमिनियम सॉलिड से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो आयरन की हो रही है रिडक्शन, तो आयरन में यही वाली जो रिएक्शन है यूज होगा और Fe। तो देखें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि एल्यूमिनियम एटम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में चेंज हुआ है और आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन सॉलिड में चेंज हुआ है। देखिए आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन सॉलिड में चेंज हुआ है और एल्यूमिनियम सॉलिड से आयन में चेंज हुआ है। अब हमने ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को कंजर्व करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको या तो 3 इलेक्ट्रॉन हम करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ना इलेक्ट्रॉन्स को अब इक्वलाइज करना है। तो अगर हम इस एल्यूमिनियम इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एल्यूमिनियम गिव्स टू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और इस रिडक्शन इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आयरन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 3 आयरन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड है, तो इस तरह से आपने देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व नहीं है तो इसको थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके किसी अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ, अप्रोप्रिएट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इक्वलाइज कर देना। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और सबसे पहले अब रिएक्टेंट्स लिखेंगे कि 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयरन आयंस गिव्स टू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 आयरन। तो ये हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें जो 2 मेटल्स गिवन है क्रोमियम और मरकरी, सबसे पहले हमने इनको रिड्यूस करवा लेना है। रिड्यूस क्यों करवाना है? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल्स की होती है। तो क्रोमियम को भी रिड्यूस करवाया और मरकरी को भी रिड्यूस करवा लेना है। तो ये अब इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है, क्रोमियम का है -0.74 और मरकरी का है 0.79। तो जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब है यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, और जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब है यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर और रिडक्शन होती है। तो अब आप ई नॉट सेल इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की वैल्यू है 0.79 माइनस इंटू माइनस 0.74। जब इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1.53। पॉजिटिव का साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो सेल है हमारे पास ये गैल्वानिक सेल है। अब अगर हमने इस सेल का ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो देखो क्रोमियम की हो रखी है ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करवाओ। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दिया। और मरकरी की हो रही है रिडक्शन, तो यही वाला रिएक्शन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करना है तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 2, तो 2 क्रोमियम और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है बाय 3, तो 3 मर्करी प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू 6 मर्करी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जो रिएक्टेंट्स है पहले उनको लिख लो, 2 क्रोमियम प्लस 3 मर्करी मर्क्यूरिस आयन और फिर 2 Cr3 पॉजिटिव एंड प्लस 6 मर्करी। ये वाली हमारी इस रिएक्शन की रेडॉक्स रिएक्शन होगा इस सेल का। अब हमारे पास एक क्विक चेक है 10.6, उसका एक जो बी पार्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करते हैं उसके बाद हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्विक चेक है, कैलकुलेट वोल्टेज ऑफ सेल हैविंग आयरन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स ई नॉट सेल हमने फाइंड आउट करना है, और ये जो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। ये वैल्यूज गिवन होगी, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो 2 गिवन मेटल्स होंगे उनकी आपने रिडक्शन करवा देनी है। देखो आयरन की रिडक्शन हुई तो ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर को रिड्यूस किया। रिडक्शन क्यों करवाई है? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज है ये रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज है। इसका जो ई नोट है वो -0.44 है और जो कॉपर का है वो है +0.34। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका मतलब है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है, और जिसकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो देखो कैथोड यानी कि हम कॉपर का लिखेंगे +0.34 माइनस इंटू माइनस 0.44, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.34 प्लस 0.44 0.78। तो जो ई नॉट के सेल की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, गैल्वानिक सेल है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अगर वो आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने का कहता है तो वो भी सिंपल है। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वलाइज है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो आयरन को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करवा दो, +2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वलाइज है तो सिंपल हम लिख देंगे आयरन प्लस कॉपर गिव्स टू आयरन 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये इसका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। तो यहां तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।